दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि एटम क्या होते हैं और पहली बार एटम की जानकारी किसने दी थी और ये कैसे काम करते हैं। साथ ही अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एटम कैसे बना था और उसके पहले क्या था या बिग बैंग कैसे हुआ था, तो इस सीरीज की पिछली वीडियोस को जरूर देखें। तो वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट इज एटम? एटम का मतलब है कि दुनिया का सबसे छोटा या सूक्ष्म कण जिसे और भागों में अलग नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए आप किसी भी चीज को तोड़ें तो वो और टूटता जाएगा। ऐसे किसी भी चीज को कितना भी तोड़ें, लास्ट में आपको एटम ही मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए इंसानी बाल को तोड़ें और लगातार तोड़ते ही जाएं तो लास्ट में आपको एटम ही मिलेगा जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। उसी कण को एटम कहा जाता है। हाउ आर एटम्स बॉर्न? एटम्स का पता सबसे पहले भारत में ऋषि कणाद ने डाल्टन से 2500 साल पहले करा था, जिस पर उन्होंने वैश्विक सूत्र में जानकारी दी है। उसके बाद एटम्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली। फिर कई साल बाद 1803 में जॉन डाल्टन ने मॉडर्न एटम्स सिद्धांत खोज निकाला, जिसमें यह बताया गया था कि एटम्स को तोड़ा नहीं जा सकता और एटम से ही हमारा ये यूनिवर्स बना है और एटम्स आपस में मिलकर मैटर बनाते हैं। पर कई साल की रिसर्च के बाद पता चला कि एटम को तोड़ा नहीं जा सकता। 19वीं सदी के अंत में जे थॉमसन ने अपने एक एक्सपेरिमेंट से ये पक्का कर दिया था कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। उसके बाद गोल्डस्टाइन ने एटम्स में प्रोटॉन और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। इस तरह से सभी को पता चल पाया कि एटम्स में 3 तरह के और सब एटम होते हैं। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव और न्यूट्रॉन स्टेबल होते हैं। दोस्तों एटम्स को समझने के लिए जे थॉमसन ने थॉमसन एटॉमिक मॉड्यूल दिया, जिसे कई लोग वाटरमेलन मॉड्यूल भी कहते हैं। इस मॉड्यूल में उन्होंने कहा कि एटम्स तरबूज के समान होते हैं, जिसमें तरबूज के दाने इलेक्ट्रॉन और तरबूज का लाल हिस्सा पॉजिटिव प्रोटॉन की तरह है। यानी तरबूज की ही तरह एटम्स में इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए होते हैं और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उसके आसपास या बीच में होते हैं। अब इसमें सवाल ये था कि इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज के होते हैं और प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज के होते हैं, वो दोनों के चार्जेस एक साथ कैसे थे। हाउ आर एटम वर्क्स? दोस्तों एटम्स को और अच्छे से समझने के लिए इमेज रदरफोर्ड ने 1911 में एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने सोने की पतली लेयर ली और एक एटॉमिक गन से अल्फा कण को फायर किया। इससे ये पता चला कि ज्यादातर अल्फा कण इस गोल्ड लेयर के आर पार निकल जाते हैं और कुछ कण इससे टकराकर इधर उधर बिखर जाते हैं और बहुत कम संख्या में लगभग 0.05% कण उससे टकराकर वापस आ रहे थे। इससे ये पता चला कि एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली होता है, इसलिए ज्यादातर अल्फा कण इससे आर पार हो गए। और एटम में एक पॉजिटिव प्रोटॉन होता है और अल्फा कण भी पॉजिटिव चार्ज के होते हैं, इसलिए कुछ कण उससे रिफ्लेक्ट होकर दूसरी दिशा में चले गए और 0.05% कण वापस इसलिए लौट रहे थे क्योंकि एटम में बहुत ही छोटा स्टेबल न्यूट्रॉन होता है। इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि एटम्स में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बीच में है और इलेक्ट्रॉन इसके आसपास चक्कर लगाते हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉन की बढ़ती संख्या से अलग अलग मैटर बनता है। जैसे हाइड्रोजन के एटम्स में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यूरेनियम के एटम्स में 92 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सल्फर में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे ही हर फिजिकल मैटर के एटम्स में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है। संख्या अलग होने की वजह से कोई भी चीज फिजिकली लेवल पर अलग काम कर पाती है। पर रदरफोर्ड ये नहीं समझ पा रहे थे कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में होते हैं उसके आसपास इलेक्ट्रॉन क्यों चक्कर लगाते हैं और वो आपस में टकराते क्यों नहीं है। इसका जवाब नेल्स बोहर और वरी ने दिया, जिसे बोहर्स मॉड्यूल कहा जाता है। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर अलग अलग तरह से ऑर्बिट करते हैं, जो न्यूक्लियस से अलग अलग दूरी पर होते हैं, जिनमें से सबसे पहले वाले को K, दूसरे को L, तीसरी ऑर्बिट को M और बाद में N ऑर्बिट कहा गया। और इन ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसके लिए उन्होंने एक सूत्र भी बनाया, 2n²। N का मतलब है ऑर्बिट की संख्या। जैसे हम जानना चाहते हैं कि पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप पता कर सकते हैं कि हर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। दूर जाने पर ऑर्बिट भी बढ़ने लगता है और उन पर पॉजिटिव न्यूक्लियस का असर भी कम होने लगता है। दोस्तों एटम इस दुनिया का सबसे छोटा कण होता है, जिसे और भागों में तोड़ा नहीं जा सकता। दुनिया के सभी मैटर एटम से ही बने होते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने एटम्स के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स को भी खोज निकाला है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहा जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन इनके चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट में चक्कर काटते हैं। इन सभी से मिलकर एक एटम बनता है। दोस्तों अभी तक धरती पर 118 तरह के एटम्स की खोज हो चुकी है, यानी 118 तरह के एटम से ही दुनिया की सभी चीजें बनी हुई हैं, जिन्हें एलिमेंट्स कहा जाता है। लेकिन इन 118 एलिमेंट्स को याद कैसे किया जाए, इसके लिए वैज्ञानिकों ने बहुत सी कोशिशें की हैं। जैसे लोथर मेयर ने कर्व चार्ट बनाया, जिसमें एक जैसे एलिमेंट्स एक जैसी ही जगह पर थे। डॉबरनेयर ने 3-3 ग्रुप्स में एलिमेंट्स का चार्ट बनाया था, जिसे थर्ड लॉ ऑफ एलिमेंट कहा जाता है। न्यूलैंड्स ने 8-8 ग्रुप्स में अलग अलग एलिमेंट का चार्ट बनाया था, जिसमें पहला और 8वां एलिमेंट एक जैसा होता है।
यानी हम एलिमेंट को उनके मास के अकॉर्डिंग एक ही लाइन में रखते हैं तो एक टाइम के बाद उस एलिमेंट के गुण वापस आ जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल ने इस दुनिया को एलिमेंट्स के बारे में सिखाया है, क्योंकि उन्होंने अपने टाइम के सभी एलिमेंट्स को एक टेबल में सजाया, जिसे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। और उसके बाद मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई थी, जिससे पता चला कि एलिमेंट्स के भौतिक और रासायनिक गुण उनमें मौजूद एटम्स के नंबर पर डिपेंड करते हैं। अब इससे पहले के जितने भी वैज्ञानिक थे उन्होंने एलिमेंट्स का चार्ट उनके मास यानी भार के आधार पर किया था, लेकिन मोजले ने एलिमेंट्स के एटम के नंबर को ज्यादा प्रायोरिटी दी। इसी नियम का इस्तेमाल करके बोर ने उस समय खोजे गए सभी 92 एलिमेंट्स को एक टेबल में सजा दिया, जिसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या एलिमेंट चार्ट का दीर्घ रूप कहते हैं। दोस्तों, आज इस पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, जिन्हें 4 अलग अलग ब्लॉक्स में बांटा गया है, S, P, D और F। इसे किसी दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। आज हम एटॉमिक नंबर को समझते हैं, यानी एक एटम में कितने सब एटम्स हो सकते हैं। दोस्तों, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर निर्भर करते हैं। यानी किसी एलिमेंट में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वहीं उसका परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर होता है। जबकि किसी एटम का मास यानी भार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है, यानी एटम का मास उसके न्यूक्लियस में होता है। ऐसे ही किसी एलिमेंट को देखने के लिए संकेत का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हाइड्रोजन का H और उसका एटॉमिक नंबर बाईं ओर उसके नीचे लिखते हैं और उसके मास या भार को बाईं ओर ऊपर लिखा जाता है। इस तरह से अलग अलग एलिमेंट्स का एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है। अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर एक जैसा हो और एटॉमिक मास अलग अलग हो, उन्हें आइसोटॉप या समस्थानिक कहते हैं। अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास एक जैसा हो और एटॉमिक नंबर अलग अलग हो तो उन्हें आइसोबार्स या समभारिक कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझने में मुश्किल हो रही है तो वीडियो को दोबारा से देखें, या फिर कुछ परेशानी लगती है तो कमेंट में जरूर लिखें। अब अगली वीडियो में हम समझेंगे कि एलिमेंट्स और उसकी पीरियोडिक टेबल की कहानी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस सीरीज की पिछली सभी वीडियोस को जरूर देखें, जिससे आप बिग बैंग और यूनिवर्स को समझ सकें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।